सद्दाम हुसैन बगदाद याद है? जी सर। किस तरह बगदाद सद्दाम हुसैन जब वहां से भाग गया था तो उसके स्टैचू को पलटाया गया, ये दर्शाने के लिए कि उसके रूल का हमने अंत कर दिया है। वी हैव ओवरथ्रोन सद्दाम हुसैन। वो नहीं मिला तो उसका स्टैचू पलटा दो। ये बेचारी हसीना वाजेद को जान से नहीं मार डाला इन लोगों ने, तो क्योंकि भारत ने बचा लिया, उनकी फौज ने बचा लिया, तो ये वो बंगबंधु का स्टैचू गिरा रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं? ये 3 किरदार निभा रहे हैं, 3 देश इसमें बड़ा बड़ा अहम। सबसे पहले तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पे आता है चीन, और नंबर 3 जो कैट्स पॉ है, जिसने हथकंडे इन दोनों के बिहाफ पे किए हैं, पैसा लगा है इन दोनों का। हथकंडे हैं ISI के, जिसके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं जमायते इस्लामी बांग्लादेश। एक फटीचर मुल्क जिसके लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, जिनके बिजली के बिल 60,000 रुपए आ रहे हैं, उन लोगों के लिए जिनकी तनख्वाह 40,000 रुपए महीना है। ठीक है, वहां पे तो अपना वहां की जमायते इस्लामी गदर कर रही है। आपको मालूम है कि वहां की जमायते इस्लामी ने क्या धमकी दी है शहबाज शरीफ को? शहबाज, तेरे को जहाज नहीं मिलेगा भागने के लिए। मेन टारगेट इंडिया है, क्योंकि उनको लगा कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश बिल्कुल नहीं बरखिलाफ जा रहा भारतीय सुरक्षा हितों के। तो हम सबक सिखाएंगे कि हमारी आदेश ऑर्डर ना मांगने का अंजाम क्या होता है। सद्दाम हुसैन जैसे वो पलट दिए स्टैचू मुजीबुर रहमान के। मुजीबुर रहमान बंगबंधु, जिसने आजाद कराया था एक मुल्क को। इंटरिम सरकार आ गई साहब, ये अमेरिका के चहेते मोहम्मद यूनुस साहब अब वहाँ पे चीफ एडवाइजर हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो आके भारत को नसीहत दे रहे थे कि या तो बेगम हसीना चुनो या बांग्लादेश चुनो, जैसे कि बांग्लादेश उनके घर की मलकियत हो। ठीक है, और ये वो धमकी वो दे रहे हैं भारत को। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल GD बख्शी साहब। इनसे आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह से एक देश के अंदर एक तख्ता पलट किया गया, शेख हसीना वापस भारत आती हैं, और उसके बाद में हिंदुओं को, माइनॉरिटी को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। एक इस्कॉन टेम्पल, एक ऐसे मंदिर को निशाना बनाया गया जिसने बांग्लादेश के ही लाखों लोगों को खाना खिलाया हो। जिसके पास भूखा हो वो उस मंदिर में जाके प्रसाद के नाम पर भोजन करता था, और उस मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की जाती है, सरकारी दफ्तरों में लूटपाट की जाती है। GD सर, ये जिस तरह से बांग्लादेश की जो शर्मनाक तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, इस तरह के मैं देख रहा हूं कि एशिया के अंदर पहले तालिबान जब अफगानिस्तान में हुआ, सेम तस्वीरें थी कि वो लोग चोरी करके सामान भाग रहे थे। उसके बाद सर दूसरी तस्वीरें हमने देखी श्रीलंका, तीसरी तस्वीर सब हम देख रहे हैं बांग्लादेश। ये कैसा एक नया प्रयोग जो है देखने को मिल रहा है सर? ये आई वुडंट से ये नया प्रयोग है। आपको याद रहेगा अरब स्प्रिंग, वायलेट रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन, कलर्ड रेवोल्यूशंस, ये तो CIA ने परफेक्ट कर लिया है एक टेक्निक लेजिटिमेट सरकारों को ओवरथ्रो करने की। सोशल मीडिया का व्यापक इस्तेमाल करके नैरेटिव स्प्रेड करने की, उकसाने वाले नैरेटिव स्प्रेड करने की, स्टूडेंट यूनियंस को इन्फिल्ट्रेट करके फिर इस तरह की मास एजिटेशन शुरू करनी, फिर उनको वायलेंट बना देना, और चुने हुए रेजिम को ओवरथ्रो करना। ठीक है, ये तो मैदान 2 है, मैदान 2.0। याद है आपको यूक्रेन में यूकानोविच जो थे ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उनका जो है तख्ता पलट किया गया था। He was elected by the people with a stout majority, लेकिन डिलेजिटिमाइज कर दिया गया। सबसे ज्यादा तस्वीरें मैं आपको बताऊं जो मेरे को कॉमनैलिटी दिख रही है कि ये एक सबक सिखाने के लिए कि तुम, हाउ डेयर यू गो अगेंस्ट आवर विशेस,
सद्दाम हुसैन बगदाद, याद है जी सर। किस तरह बगदाद, सद्दाम हुसैन जब वहां से भाग गया था तो उसके स्टैचू को पलटाया गया, ये दर्शाने के लिए कि उसका, उसके रूल का हमने अंत कर दिया है। वी हैव ओवरथ्रोन सद्दाम हुसैन, वो नहीं मिला तो उसका स्टैचू पलटा दो। ये बेचारी हसीना वाजेद को जान से मार नहीं मार पाए, नहीं मार डाला इन लोगों ने, तो क्योंकि भारत ने बचा लिया, उनकी फौज ने बचा लिया, तो ये वो बंग बंधु का स्टैचू गिरा रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं ये लोग? दे वांट टू अंडू द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, दे वांट टू मेक इट अ जिहादी एनार्की, जैसी एनार्की पाकिस्तान में है। फटीचर मुल्क हो गया है, 2 रोज की रोटी खाने को नहीं मिल रही वहां के लोगों को। हाँ, और अराजकता फैली हुई है। उन्होंने भी अपने कोर कमांडर का घर जाके लूटा था, उसके उसके शुतुरमुर्ग, उसके मोर, उसके फ्रिज से खोल खोल के क्राफ्ट चीज सब लूट के खा गए थे। यही चीज आपने श्रीलंका में देखी, जैसे बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही बताया, किस तरह राजापक्षे का तख्ता पलट किया गया था। हाँ? ये तो हथकंडा बड़ा जाना पुराना हो गया है साहब। और मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूं, 3 किरदार निभा रहे हैं 3 देश इसमें, बड़ा बड़ा अहम। सबसे पहले तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पे आता है चीन, जी। और नंबर 3 जो कैट्स पॉ है, जिसने हथकंडे इन दोनों के बिहाफ पे किए हैं, पैसा लगा है इन दोनों का। हथकंडे हैं आईएसआई के, जिसके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं जमायते इस्लामी बांग्लादेश से, ठीक है। और जमायते इस्लामी तो इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। $1 बिलियन का तो इनके पास रेवेन्यू है साहब। और वो खूब लगा, उन्होंने सारी स्टूडेंट यूनियंस को पेनिट्रेट किया, सारी यूनिवर्सिटीज में, चाहे ढाका, चाहे चिटागोंग की यूनिवर्सिटी, सब में पेनिट्रेट कर दिया स्टूडेंट्स यूनियन को, अपने हिंसक एलिमेंट्स वहां डाल दिए, और उसके जरिए वो कू कराया है। जनरल आसिम मुनीर, आपको याद होगा, ये DGISI रह चुका है। और पिछले साल जब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गया, तो अमंग अदर ऑफिशियल्स ये किससे मिला? विक्टोरिया नूलैंड। विक्टोरिया नूलैंड कौन है? वो आर्किटेक्ट है यूक्रेन में मैदान के कू की। जो वो कू कराया गया, मैदान अपराइजिंग जिसको बोलते हैं, वो किसने कराया? वो विक्टोरिया नूलैंड का हाथ उसके पीछे, उसकी अमिट छाप है। और कई और देशों में इसने गदर और गफलत फैलाई है, और स्टेट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल थी, लेकिन जिस भी देश जाती थी वहाँ वहाँ लोग समझ जाते थे कि साहब अब ये गदर और केओस कराने वाली है। अपना ये बड़ा ट्राइड टेस्टेड प्लेबुक है, ऑर्केस्ट्रेटिंग स्ट्रीट रेवोल्यूशन, मोबाइल टेक्सटिंग कर करके, जैसे फ्लैश डांस मॉब को इकट्ठा किया जाता जी। है, वैसे ये बल्क मोबाइल टेक्सटिंग से ये फ्लैश मॉब्स इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने बताया, ये जो ट्रिनिटी है, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, यही ट्रीटी से हम इसी इसी ग्रुपिंग से हम लड़ रहे थे 1971 में, जी। ठीक है। सिर्फ फर्क एक था कि उस वक्त सोवियत संघ वो जो सुपर पावर, और उसका बड़ा सपोर्ट, फुल ऑल आउट सपोर्ट हमको था, ठीक है। चीन के प्रति एक ओपनिंग कर रहे थे प्रेसिडेंट निक्सन, एक बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे चाल चल रहे थे कि चीन को रूस के खेमे से बाहर निकाल लिया जाए। दोनों में लड़ाई तो हो चुकी थी, उसका पूरा फायदा उठाया जाए, और चीन की तरफ आउटरीच करना चाहते थे प्रेसिडेंट निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर। कौन था बिचौलिया? पाकिस्तान। आप जानते हैं कि हेनरी किसिंजर वहां गए थे, रावलपिंडी, वहां मिले थे, फिर वहां खबर फैली कि उनका पेट खराब हो गया है साहब, वो अस्पताल में है या वो रेस्ट कर रहे हैं, बहुत बुरा अटैक हुआ है गैस्ट्राइटिस का। लेकिन वो बहाना बनाकर वो पाकिस्तान के जहाज में बैठकर वो बीजिंग गए, और बीजिंग से उन्होंने अपना देता शुरू किया था, ठीक है। तो फिर जब ये बांग्लादेश का मामला हीट होना शुरू हुआ,
वहां पे पाकिस्तान ने भेजा था। मार्च की इलेक्शन, आप जस्ट टू रिकाउंट, वो जीती थी भारी बहुमत से शेख मुजीबुर रहमान ने। आउट ऑफ 167 सीट्स इन बांग्लादेश 165 जीत गया था। ठीक है। और भुट्टो कोई 80 सीटें जीता था वेस्ट पाकिस्तान में। ठीक है। तो साफ जाहिर था कि कानूनन अब मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना बनाए होगा। जी। लेकिन जनरल याया खान ने कहा, और भुट्टो ने उसको उकसाया, जुल्फिकार अली भुट्टो, कि एक बंगाली पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, कभी नहीं, ओवर माय डेड बॉडी। और फिर उसने नेगोशिएशन स्टार्ट करी, एक बहाना बनाया जिसका टाइम गेन करके उसने 3 डिवीजन, एक डिवीजन पहले थी बांग्लादेश में, वहां पे 3 डिवीजन और भेजी, और फिर एक चौथी डिवीजन भेजी। ठीक है। और वहां पे लोकल रजाकार रिक्रूट किए जो जमायते इस्लामी के गद्दारों से। ठीक है। और फिर उसने जनरल टिक्का खान को वहां भेजा। जनरल टिक्का खान कुख्यात है एज द बुचर ऑफ बांग्लादेश, और बाद में बुचर ऑफ बलूचिस्तान। बेरहमी से कत्लो गारत किया। ठीक है। और ढाका से ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया गया। ढाका यूनिवर्सिटी में टैंक भेजे गए और फौज भेजी गई, मार मार के स्टूडेंट्स को खींच खींच के हॉस्टल से निकाला, उनको कोल्ड ब्लड में शूट कर दिया। उनके प्रोफेसर, जो भी इंटेलेक्चुअल तबका था वहां, उसका सफाया कर दिया कि ये सब लोग बांग्लादेश की आज़ादी की मुहिम में जुड़े हुए हैं। और फिर तो पूरे बांग्लादेश में ये कत्ल गारत का जो जेनोसाइड वहां पे की, 1 मिलियन बांग्लादेशी विमेन वर रेप्ड, 3 मिलियन बांग्लादेशीज वर किल्ड, 3 मिलियन। मिलियन। ठीक है साहब। एंड 10 मिलियन बांग्लादेशीज वर एथनिकली क्लेंस्ड, ड्रिवन आउट ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान इनटू इंडिया। 80% के करीब तो उनमें से हिंदूज थे, जो कि उस वक्त छुपाया गया कि यहाँ रॉयट ना शुरू हो जाए। ठीक है। 80% उनमें हिंदू थे, और अपनी मुसीबत हमारे सर डाल दी। इंडिया ने बड़ा कहा कि साहब ये वापस ले लो, हम कहाँ तक खिलाएं पिलाएंगे इतने एक्स्ट्रा लोगों को। बड़ी मुश्किल से हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, तो जो PL-480 का शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस था वो खत्म हुआ था। तो फिर कोई चारा नहीं रहा था हमारे पास, मैडम इंदिरा गांधी के भी पास, कि वो फोर्स का इस्तेमाल करे। और मार्च 1971 में ही सैम मानेकशॉ को बुलाकर मैडम ने कहा था, सैम आई वांट यू टू मूव इन, टेक ओवर बांग्लादेश। तो ही सेड, मैडम दैट मींस वॉर। तो उसने कहा था, आई डोंट केयर, मैं कहाँ तक सह सकती हूँ, ये जो लाद दिए हैं मेरे पे 10 करोड़ रिफ्यूजी, मैं कहाँ तक भार संभालूंगी, हमारी तो इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा, हमें कुछ करना होगा। तो उसने उनका परामर्श था कि मैडम मैं समझ गया आप क्या चाहती हैं, लेकिन मेरे को मेरे टाइम पे जाने दीजिए। अभी मार्च एंड हो चुका है, अप्रैल में मॉनसून आती है, सारा कीचड़ बन जाता है, नदियां नाले इतने 5-5 6-6 किलोमीटर चौड़े हैं, वो तो 10-10 किलोमीटर के बन जाएंगे। पार करना इम्पॉसिबल होगा रिवराइन टेरेन को। और फिर जब बादल का कवर होगा, हमारी एयरफोर्स सपोर्ट नहीं दे पाएगी। तो चीन भी हस्तक्षेप कर सकता है अगर हम अभी गए। सितंबर अक्टूबर कैंपेन सीजन होता है ना हिमालय में। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप मुझे नवंबर दिसंबर में जाने दीजिए, मैं तैयारी भी पूरी कर लूंगा, मेरा सारा ब्रिजिंग इक्विपमेंट वेस्ट पाकिस्तान के बरखिलाफ है, वहां से यहाँ लाना होगा, बहुत सारे ट्रूप्स यहाँ लाने होंगे, कंसंट्रेट करना होगा ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है। चौंचलेबाजी ना करें, ही थोड़ी ना चलता है, वॉर मीन्स वॉर। वॉर फ्रंट। तो उन्होंने फिर जो है सारा कुछ किया, और ही वाज एब्सोल्यूट, और कहते हैं तब तक नवंबर दिसंबर तक जो दर्रे हैं हिमालय में वो बंद हो जाएंगे, चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही हुआ। मात्र 13 दिन में हमने पूरे बांग्लादेश को आजाद करा दिया। 550 किलोमीटर गए हम 3 दिशाओं से, और हमने फोकस किया ढाका, राजधानी ढाका। 93,000 कैदियों ने वहां आत्मसमर्पण किया। लार्जेस्ट सरेंडर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मास सरेंडर। और
एक नए देश का निर्माण किया। लोग कहते हैं आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो हमने बॉर्डर बदल दिए। ईस्ट पाकिस्तान खलास, एक नया इंडिपेंडेंट देश बना दुनिया में, बांग्लादेश। आपको बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वक्त हेनरी किसिंजर ने चीन को कहा था, हमको रडार देने थे वो बंद कर दिए। ये तो खसूसियत है कि हमसे हथियार खरीदो, हमसे खरीदो, रूस से मत खरीदो, और जब हम इनसे खरीदें तो एंड टाइम पे ये उसको रोक लगा, पैसे लेके खा के रोक लगा देते हैं। हम मतलब कोई भीख नहीं मांग रहे इनसे कि हमको मुफ्त में हथियार दो, हार्ड कैश पे करते हैं। इस बार भी देखिए यही हुआ है। GE 404, जनरल इलेक्ट्रिक 404, 414 जेट इंजिन की डील हमने इनसे की थी कि हमारी जो तेजस जहाजों में वो जेट इंजन लगेंगे तो हम MiG-21 को रिप्लेस रिप्लेस सकेंगे। कर सकते हैं। और डील साइन हो गई, पैसा ले लिया और अब देने से मना कर मना दिया। कर दी। और फिर कह रहे हैं रूस से रिश्ते तोड़ो। अरे साहब, वो कम से कम रिलायबल तो है, जी, जो कहते हैं वो करते करते हैं। तो हैं। आप तो साहब माशाल्लाह, आपके ऊपर कोई डिपेंड हो जाए, आप तो मरा दोगे हमको एंड टाइम पे। ठीक है। तो मैं कहने का मतलब देखिए, देयर आर हिस्टोरिकल पैरेलल्स। एक एक रिपीट, जैसे कि देजा वू है, वो हो रहा है। और पाकिस्तान तो ऐसा ट्रायम्फलिज्म में पहुंच गया है जैसे कि बांग्लादेश की हार को उन्होंने रिवर्स कर दिया और शिकस्त दे दी है, और आज़ादी ख़त्म कर दी है बांग्लादेश की। उसको एक इस्लामिक मुल्क बना दिया है, एक फटीचर इस्लामिक मुल्क जैसा वो है। देखिए बांग्लादेश में कितनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही थी। 2015 तक बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ऊपर हो गया था, ऊपर हो गया। 2015 तक। ठीक है। और 2021 तक भारत के पर कैपिटा इनकम कम से से इनका ऊपर। बढ़ गया था। इतनी इकोनॉमी 6% पर एनम GDP इनकी बढ़ रही थी, तो जो हमने अखबारों में हेडलाइंस पढ़ी थी कि बांग्लादेश जो है भारत को बीट करके बीट कर गया है, बीट कर कई गया। सोशियो इकोनॉमिक मैट्रिसेस में बीट मैट्रिसेस कर में, गया हाँ। है। और उनका एक्सपोर्ट जो था, ये रेडीमेड गारमेंट्स का, जी। ये तो बहुत उनको काफी काया पलट हो गई थी इकोनॉमी की। तो अब बांग्लादेश के लोग क्या चाहते हैं, ये बांग्लादेश के लोगों का नाम लगा रहे हैं, है तो जमायते इस्लामी का coup। ठीक है। बांग्लादेश के लोगों का नाम लगाया जा रहा है, लेकिन क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में मर जाओ। एक फटीचर मुल्क जिसके लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, जिनके बिजली के बिल 60,000 रुपए आ रहे हैं, उन लोगों के लिए जिनकी तनख्वाह 40,000 रुपए महीना है। ठीक है। वहां पे तो अपना वहां की जमायत इस्लामी गदर कर रही है। आपको मालूम है कि वहां की जमायत इस्लामी ने क्या धमकी दी है शहबाज शरीफ को? शाहबाज, तेरे को जहाज नहीं मिलेगा भागने के लिए, हम तेरा तख्ता पलट करेंगे। ये हाल है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये हाल है पाकिस्तान हाँ के सर। अंदर। नहीं, देर इज केओस, देर इज एनार्की तकरीबन। वही एनार्की वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सब जिहादी एनार्की है, इस्लामिक केओस है। ये तो आपको तो मजा आना चाहिए, जो मर्जी चाहे लूट लो। प्राइम मिनिस्टर के घर जाओ, उसकी साड़ियां लूट लो, उसके ब्लाउज लूट लो, और ऐसे दिखा के घूमो, उसका फर्नीचर उठा के चोरी करके ले जाओ। मतलब ये क्या चोरों का मुल्क बना दिया है? इतना अच्छा, जहाँ पिछले 15 साल से इतनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इतनी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, तो वहां पे आपने वो नहीं साहब, ये नहीं, मजा नहीं आ रहा। हमको तो गदर चाहिए, हमको तो जिहाद चाहिए, परपेचुअल अनएंडिंग जिहाद, जिसमें हम हिंदुओं को मारें काटें। जैसे कि आपने बताया, प्राइमरी अटैक किस पे हो रहा है? हिंदुओं के हिंदुओं ऊपर, पे हो रहा है। हमारे टेम्पल्स के ऊपर, लोगों के घरों पे वो तोड़े फोड़े जलाए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, औरतें रेप हो रही हैं। औरतों के रेप किए कितने आपको वीडियोस दिखेंगे, औरतों को पकड़ पकड़ के प्रताड़ित किया जा रहा उसके बकायदे वीडियो बना रहे हैं, है, और वीडियो बना रहे हैं दिखाने के लिए दुनिया दिखाने के को लिए कि हम दुनिया। क्या कर रहे हैं हिंदुओं को। यू सी, कि जिहाद कर रहे हैं हम सब, जिहाद, निहत्थे लोगों के खिलाफ आप जिहाद कर रहे हैं। बड़े सूरमा हैं साहब, हैं। और बहरहाल, ये तीनों, मैं थोड़ा सा एक रोल में और जाऊंगा, तीनों देशों के। जी। अमेरिका ने, शेख हसीना वाजेद ने पहले बयान दिया था, और अब उनकी एक चिट्ठी सर्कुलेट हो रही है सर्कुलेट हो रही आज है, की जी अखबार जी। में ही, जिसमें उन्होंने कहा कि एक इनके अमेरिकन ऑफिशियल आए जनवरी के इलेक्शन के पहले, पहले। और उनसे कहा कि देखिए मैडम, आपकी इलेक्शन बिल्कुल ठीक हम होने देंगे, वो हो जाएंगी, आप आ जाएंगी वापस ताकत में, बस एक चीज चाहिए
कि सेंट मार्टिन का जो आइलैंड है, कोकोनट आइलैंड जिसको लोकल लोग जी। बोलते हैं अपनी भाषा में, वो 3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो आइलैंड है, 3,500 की पॉपुलेशन है, वो हमको चाहिए। हम वहाँ पे नेवल और एयर बेस बनाना चाहते एयरबेस हैं। बनाना चाहते हैं। तो दूसरा उन्होंने ये भी कहा, वो जो अलग बयान है उनके, कि साहब CIA चाहती है कि हम एक क्रिश्चियन देश बनाएं, बांग्लादेश म्यांमार इंडिया बॉर्डर के ऊपर। जो बांग्लादेश के अंदर कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं चिटागोंग कॉक्सेस बाजार में, उनको लेकर शामिल करके, और म्यांमार के जो क्रिश्चियंस हैं, और मणिपुर मिजोरम में जो कुकी ईसाई जनजातियां हैं, उनको मिलाकर हम एक जोम, एक इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं। उसमें आपको सहयोग देना होगा। उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहती अगर ये शर्तें हैं। आई वुड प्रिफर नॉट टू बी द प्राइम मिनिस्टर देन टू वायलेट द सॉवरेनिटी ऑफ बांग्लादेश। उस महिला ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। हिम्मत शी दिखाई। हैज बीन वेरी लॉयल टू हर कंट्री, एंड उसने बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन करी थी इंडिया के साथ। तो ये बहाना लेके साहब उसके बरखिलाफ सबक सिखाने के लिए, और एज अ वार्निंग शॉट टू इंडिया, मेन टारगेट इंडिया है, क्योंकि उनको लगा कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश बिल्कुल नहीं बरखिलाफ जा रहा भारतीय सुरक्षा हितों के। तो हम सबक सिखाएंगे कि हमारी आदेश, ऑर्डर्स ना मांगने का अंजाम क्या क्या होता है। होता है? सद्दाम हुसैन जैसे वो पलट दिए स्टैचू मुजीबुर रहमान के। मुजीबुर रहमान बंग बंधु, जिसने आजाद कराया था एक मुल्क को। ये तो मतलब ऐसे हुआ जैसे गांधी जी के स्टैचू को यहाँ पे पलटना शुरू करो, सुभाष बोस का स्टैचू यहाँ पे जो लगा है उसको कोई पलटा दे। ये दिखाने के लिए कि आजादी तो गलत थी, आजादी गलत गलत थी, थी। गुलाम ही रहना चाहिए था इस देश को। और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहिए था, ताकि वही जिहादी गदर, वही जिहादी एनार्की, इस्लामिस्ट वायलेंस, बस वो चलता रहे 24 घंटे। उसी में खुशी है ये मुल्लों को, मौलानाओं को, और इनके जो हैं वहां पे तमाशबीन। और क्या हाल कर दिया है साहब बांग्लादेश का। चीन चीन चाहता था कि एक उसको डीप सी पोर्ट मिले चिटागोंग के साउथ में। वो एक नया पोर्ट बनाना चाहता था। चिटागोंग का पोर्ट शैलो है, डीप ड्राफ्ट के जहाज वहां नहीं जा सकते। तो वो एक अलग डीप सी पोर्ट बनाना चाहता था बांग्लादेश में, वो जो हम्बन तोता के मॉडल पे, हम मंजूर तो कि पहले तो लोन दो, फिर लोन जब डिफॉल्ट हो तो डिफॉल्ट हो बोलो तो अब आप 100 साल के लिए ये ये लीज पे पोर्ट हमारा हो गया। ये हमारा हो गया। ये तो साहूकारी का नया एक तरीका चीन ने शुरू किया है, और वहां पे पोर्ट संभाल लिया है। ग्वादर में पोर्ट ग्वादर संभाल में। लिया है। हंगवी म्यांमार में पोर्ट संभाल लिया है। चारों तरफ वो अपना जाल बिछा रहा है। उन्होंने मना कर दिया, शेख हसीना वाजेद ने। तीस्ता को प्रोजेक्ट चाहते थे चीन, वो भारत को दे दिया। वो जो डीप सी पोर्ट था वो जापान को दिया, कि कम से कम वो कोई दखलंदाजी तो नहीं नहीं करेगा, करेगा। और वो ऐसे लेके हमारा पोर्ट, हमारी दुम थोड़ी ना मरोड़ेगा, जैसे कि फितरत है चीन की। तो साहब बात ये है कि ये तो बड़ा गदर हो रहा है ना। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, फटीचर मुल्क है। अभी $7 बिलियन IMF का आईएमएफ लोन, से लोन मिला है। उसका इस्तेमाल ये ये नीच लोग, इनकी जो फौज है, इस्तेमाल कर रही कि साहब इससे हम ओवरथ्रो करेंगे। 2 रोज की रोटी नहीं देंगे अपने लोगों को, मरने दो भूखा। दूध 250 रुपए लीटर, पेट्रोल कहाँ जा रहा कहाँ है, जा रहा लोगों है, को, ये बच्चों वो को तो दूध भाड़ नहीं। में जाए पाकिस्तान की जनता। हम तो यहाँ के दादे हैं, हम साहब हिंदुस्तान को, ये एक और मुशर्रफ बनना चाहता है आसिम मुनीर। इसने भारत को छेड़खानी शुरू कर दी है। टेररिज्म रिवाइव कर रहा है साउथ ऑफ पीर पंजाल, साउथ और फिर पंजाब। जम्मू के इलाके में जी। इलेक्शन के पहले डिसरप्ट करना चाहता है। कई लोग कह रहे हैं SSG के कमांडोज भेज दिए, विच इज एन एक्ट ऑफ वॉर। हम्म। और मुझे बड़ी हैरानी है कि हमारे में क्यों, हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा उदार तबका उठ गया है पाकिस्तान को लेकर, कि साहब पाकिस्तान तो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे पाकिस्तान को। वो सीज फायर अभी तक नहीं वो कायम रखा है 4 साल से। वो कमांडोज भेज रहा है पार अपने बॉर्डर के, और आप सीज फायर को बरकरार रखें, क्यों?
ये उदारता किस लिए? ठीक है ना साहब। और अब वो देखिए चौड़ा होके कि कुछ नहीं किया भारत ने, हमने ना सर्जिकल स्ट्राइक करी, कोई पिछले 3 महीनों में 53 के करीब हमारे जवान शहीद हो गए। शहीद हो गए हैं। ठीक है, ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ना कोई एयर स्ट्राइक हुई, ना कोई और ऑफेंसिव कार्रवाई हमने करी। ऑफेंसिव कार्रवाई तो दरकिनार, आपने सीज फायर भी बरकरार रहने दिया। बरकरार रहे। तो नतीजन वो अब सिर पे चढ़ रहा है, छलांगे मार रहा है, वो कह रहा है लो जी मैंने तो बांग्लादेश को रिजीम चेंज कर दिया, भारत को बड़ा चोट पहुंचाई, बिल्कुल पहुंचाए। बिल्कुल चोट पहुंचाई है। और अब भी पाकिस्तान के साथ उदारता और ये कहना कि ये तो हमारे बराबर में कुछ नहीं है, हम तो केवल चीन को देखेंगे। अरे साहब, केवल ये सबसे ज्यादा हथकंडा चीन का, मोहरा चीन का पाकिस्तान है। आपको इसको आड़े हाथ लेना होगा, लेना होगा आड़े हाथ। ये जैसा छलांगे मार रहा है, बड़ा चैंपियन बन रहा है कि मैं चंगेज खान की औलाद, मैं पूरे साउथ एशिया का डोमिनेंट पावर बन गया हूं, मैं बांग्लादेश में तख्ता पलट करूंगा, मैं हिंदुस्तान की ऐसी तैसी करूंगा, कश्मीर में, पंजाब में। और ये उछल छलांगे मार रहा। अब समय आ गया है कि इसके फटीचर मुल्क को खत्म करें। जब तक ये रहेगा हमारे लिए मुसीबत रहेगी। ये थ्योरी की स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, आपको पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। जो ऐसा कहते हैं, जी। दे डिजर्व टू बी बिहाइंड, इन अ व्हाइट कोट दैट बटन्स एट द बैक। यस। आपको तो आगरा के पागल खाने में, अस्पताल में भेजना चाहिए। आपका दिमाग कहाँ गया? दिस इज अब तो हद हो गई है साहब। बख्शी साहब, हमने 71 की तमाम कहानियां पढ़ी हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, उस समय जब इनके तमाम 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, इसके बाद ये लोग कस्में खाते थे सुबह रात की भारत से बदला जो है लेकर रहेंगे, तो क्या अब जो पाकिस्तान में, मैं सोशल मीडिया में एक कियोस्क नया शुरू किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, बहुत सारे ऐसे ट्वीट किए, हमने जो है 71 का बदला ले लिया, हमने 71 का बदला ले लिया, तो क्या इस तरह से तख्ता पलट करके ये भारत को ये दिखाना चाहते हैं कि हमने 71 का बदला आपसे ले लिया? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मार पड़ी थी, 93,000 कैदी इनके वापस भेजे गए थे। हर शाम को जो रोल कॉल होता है उसमें कसम लेते थे कि हम 1971 का बदला लेंगे। ये बदला लेने की पहली कोशिश नहीं है साहब। 1975 में क्या किया, देजा वू, बिल्कुल यही चीज हुई थी। बंग बंधु के खिलाफ इन्होंने एक कू कराया था, ठीक है। और उस कू में वो पूरे बंग बंधु और उसकी फैमिली को मार डालना चाहते थे। हम लोगों को, हमारी इंटेलिजेंस को भनक हो गई और हमने एकदम से एविएशन रिसर्च सेंटर का हेलीकॉप्टर भेजा था ताकि उसको बाहर निकाला जाए, ठीक है। लेकिन बेचारे बंग बंधु, अपने लोगों में इतना विश्वास था, बोले कि मेरे साथ ऐसा, मेरे देश के लोग, असंभव, हो ही नहीं सकता। उसने उस हेलीकॉप्टर से आने से मना कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली वो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पूरी फैमिली का कत्लो आम कर दिया गया। बेदर्दी से सबको मार डाला गया, शामिल 10 साल का बच्चा, ठीक है, 10 साल का उनका बेटा। बची तो केवल 2 उनकी लड़कियां जो कि देश में नहीं थी, नहीं तो उनको भी खत्म कर दिया, मार देते ये लोग। मार डाला जाता। हैवानियत की कोई कमी तो नहीं है ना साहब यहाँ पे। ये इस तरह से यू डील विद द पर्सन हु हैज लिबरेटेड योर कंट्री। आप कहना चाहते हैं कि हम तो गुलाम थे, गुलामी बड़ी पसंद है साहब। हाँ? अपनी औरतों का बलात्कार कराना हमको कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लोगों को मारा जैसे बांग्लादेश की पाकिस्तान की फौज ने, तो हम वापस उस रियाया में जाना चाहते हैं। जमायत इस्लामी जाना चाहती है और उनका सपोर्ट बेस कोई 20-30% है, बाकी 70% बांग्लादेशी, 80% मेरे ख्याल से कोई ऐसा उनमें है ही नहीं। तो साहब ऐसा है कि कौन साहब बने हैं वहां पे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर? किसने, वो फौज कह रही थी कि साहब हम एक इंटरिम सरकार का गठन करेंगे 48 घंटे के अंदर, और स्टूडेंट ने बोला कि हम सिलेक्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, एक नई देखी गई एक आर्मी नहीं का। देखी गई कि आर्मी तुम आर्मी, चुप रहो, हाँ। हम करेंगे हम, सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, तुम जी। तो चमचे हो हमारे अब
ताकत तो हमारे पास है। तो किसको सेलेक्ट किया गया? मोहम्मद यूनुस, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के चहेते मोहम्मद यूनुस। हिलरी क्लिंटन ने जब उनको अरेस्ट कर दिया था हसीना वाजिद की सरकार ने, तो उन्होंने भारत पे जोर डाला था कि इनको छुड़ाओ। किनके चाहते ये है? नोबेल प्राइज कैसे मिलता है हम सब जानते हैं। ठीक है साहब, तो वो तो उनका आदमी आया है। अब बिल्कुल क्लियर है कि ये कू किसने कराया, किसके जरिए कराया। हालांकि चाइना भी स्टूडेंट यूनियन में उन्होंने अपने एक्सचेंज छात्र भेजे थे जो वहां पे गदर गफलत करा रहे थे। ठीक है, खूब पैसा दिया स्टूडेंट यूनियन को और ये सब हथकंडे करने के लिए, लेकिन असली में भारी पड़ा पलड़ा अमेरिका का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान दोनों के लिए काम कर रहा है, चीन के लिए और अमेरिका के लिए। जी। तो साहब ये तो ऐलान जंग है भारत के खिलाफ। लेट मी बी क्वाइट कैंडिड एंड क्लियर, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। कि साहब हमने एक तो हर जगह गफलत करेंगे आपके चारों ओर, आपका जो भी आपका यहाँ पे वर्चस्व है साउथ एशिया रीजन में, उसको हम खलास कर देंगे। नेपाल में कू कराया है, श्रीलंका में कू कराया है, मालदीव में अपना बंदा बिठाया है। ठीक है, अब बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है। तो ये तो घेराबंदी किसकी हो रही? भारत की हो रही है। और किसके जरिए कराई जा रही है? पाकिस्तान के जरिए। चीन और बड़े आका जो हैं अमेरिका और चीन, ठीक है, और हथकंडे कौन कर रहा है? पाकिस्तान। और हम बोले कि साहब पाकिस्तान को तो साहब हम कुछ नहीं करेंगे, सीज फायर भी नहीं खोलेंगे। उसका भी एक सोच है, कुछ लोगों का सोचना है, और टू सम एक्सटेंट दे मे बी राइट, आई डोंट नो। कि साहब इस वक्त पाकिस्तान की फौज अपने लोगों से खतरे में है। जो बांग्लादेश में करके वो बड़े चौड़े हो रहे हैं नाच नाच के। इंटरिम सरकार आ गई साहब, ये अमेरिका के चहेते मोहम्मद यूनुस साहब अब वहां पे चीफ एडवाइजर हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं। और वो आके भारत को नसीहत दे रहे थे कि या तो बेगम हसीना चुनो या बांग्लादेश चुनो। जैसे कि बांग्लादेश उनके घर की मलकियत हो। ठीक है, और ये वो धमकी वो दे रहे हैं भारत को। मेरा उनसे निवेदन है कि जरा अपने गरिबान में झांक लीजिए, आपके देश में हो क्या रहा है। गदर, अराजकता, लूटपाट का जेनी आप बोतल से निकाल दो, लोगों को एम्पावर कर दो, किसी के घर में घुसो, लूटपाट करो, औरतों की इज्जत लूटो। ठीक है, मजे करो, रखेल बना के ले आओ, ये करो वो करो। तो फिर ये वापस डालना बोतल में चीनी मुश्किल हो जाता है, एक बार आप निकाल दें। बात ये हुई है साहब कि आज की अखबार में है कि बांग्लादेश की पुलिस थरली डिमोरलाइज है। कोई 48 उनके लोग मार डाले हैं ये स्टूडेंट्स ने, और उनको आदेश दिए हैं कि तुम कुछ नहीं करोगे, फायर नहीं खोलोगे, ये नहीं खोलोगे। उनके पुलिस स्टेशन अटैक हो रहे हैं, तो वो तो पुलिस स्टेशन छोड़ के घर चलेगा। जो नया जो डीजीपी उनका आया है, डायरेक्टर जनरल पुलिस, उसने आदेश दिए हैं कि आओ रिपोर्ट करो, नहीं तो मैं बर्खास्त कर दूंगा। कुछ लोग आ गए हैं, बाकी डरते नहीं आ रहे हैं, और आ भी जाएं तो वो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। कि साहब एक तो आपके आदेश मानो, एक्शन लो लूटर्स के खिलाफ, और फिर हमारे की जान खतरे में आप डाल दोगे। कितनी सारी लाशें मार के अवामी लीग के सपोर्टर्स की, हिंदुओं की, कई पुलिस वालों की इन्होंने टांगी हैं पुलों से, पांव से। दुनिया भर को ये सीन दिख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, जमहूरियत डेमोक्रेसी क्या होती है। ये है डेमोक्रेसी। लाशें टांग दी हैं वहां पे। आई मीन हैवानियत, दिस इज ब्लडी हैवानियत। पाकिस्तान बांग्लादेश की जो फौज है वो तो पल्ला झाड़ के बैठ गई बिल्कुल साहब। मैं ना मानू, मैं नहीं कुछ करूंगा साहब। जैसे तिएननमेन स्क्वायर में हुआ था साहब, हम लोगों का हत्याकांड नहीं करेंगे, हम लोगों को शूट नहीं करेंगे, हमको फूल देंगे और हम बड़े अच्छे वहां पे होलियर देन दाऊ बन के दिखाएंगे कि हम तो कुछ नहीं करते साहब। लूटो लूटो, मारो काटो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में उनकी उम्मीद ये थी कि ये लूटपाट की हवस जब भड़ास निकल जाएगी तो शांति आ जाएगी, तब हम
जाके चौड़े हो जाएंगे और हावी हो जाएंगे। अभी तक तो साफ दिखा नहीं। और यूनुस साहब, अगर यही स्थिति रही, आप कह रहे हैं कि 3 महीने 6 महीने में आप इलेक्शन कराएंगे, तब तक लोग इतने फेडअप हो जाएंगे इस एनार्की से, इस केओस से, अगजनी से, मारकाट से, कि आप समझते हैं कि आप रहेंगे पावर में उसके बाद। यू नो, आफ्टर ऑल आवाम इतना बेवकूफ तो नहीं ना साहब। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑल द द टाइम। ये अब्राहम लिंकन के टाइम। शब्दावली। ठीक है साहब। तो आप जमायते इस्लामी, तो वो तो रहेगी, फूल की पाकिस्तान के चहेते तब थे। उन्होंने 2 ब्रिगेड रजाकार की खड़ी करी थी, जिन्होंने औरतें सप्लाई की थी पाकिस्तान की आर्मी को। ये काम था रजाकार का। गद्दार शब्द, रजाकार शब्द है वहां पे। और जब लोग कहते हैं कि लोगों ने गलत बोला कि शेख हसीना ने स्टूडेंट्स को रजाकार कहा है, ठीक है, तो वो और भड़क गए और वो बड़ा वायलेंस हुआ। देखिए, ऑस्टेंसिबल रीजन इस पूरी गफलत का ये है कि मुक्ति जोधाज, उनके बच्चों के लिए 30% रिजर्वेशन थी गवर्नमेंट जॉब्स में। जी। ठीक है साहब। और शेख हसीना वाजद ने खुद इसको हटाया था कि वो देख रही थी कि अब कोविड के चलते और फिर यूक्रेन वॉर के चलते इकोनॉमी थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी। कोविड के चलते वो गारमेंट एक्सपोर्ट बंद हो गया, जो कि मेन उनका एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट अर्निंग थी उससे, वो खलास हो गया। और फिर तेल की कीमतें बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी बांग्लादेश में, और उसके चलते ये गदर नेचुरल हो रहा था। और एंड लेट्स फेस इट, एंटी इनकम्बेंसी इज आल्सो वाज अ मेजर फैक्टर। भाई, चौथी टर्म आपकी है तो एंटी इनकम्बेंसी तो हो ही जाएगी, और वो थी। आई मीन, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, वो थी। बट ऑल द सेम, शी वन द नेशनल इलेक्शन। यू कांट फोर्स ऑपोजिशन टू टेक पार्ट, है ना। तो नहीं, मैं कह ये रहा था कि शेख हसीना वाजिद ने खुद हटा दिया। हाई कोर्ट डाका की ने ओवरटर्न कर दिया, बोला नहीं ये रहेगी। ये रहेगा। और फिर एजुटेशन और बढ़ी। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट थी बांग्लादेश की, जिसके चीफ जस्टिस को जबरदस्ती रिजाइन करा दिया गया। ने धमकियां दे के मार काट की है। यहाँ तो अपॉइंटमेंट का नया तरीका है, उतरो उस कुर्सी से, नहीं तो मार डालेंगे। हैं, यह है डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन इन बांग्लादेश, डेमोक्रेसी, शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो उन्होंने कोटा को 30% से 5% कर दिया। कायदे से ये एजिटेशन खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुमने हमारे पे फायर किया। तो और क्या करते, फूल बरसाते। जब आप अगजनी कर रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो, पथराव कर रहे हो, लोगों पथराव को मार कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, लोगों की लाशें टांग रहे मार के आप टांग रहे हो, तो फिर कोई भी सरकार, उसका उसका फर्ज है कि वो फर्ज लोगों है। की जानें बचाए, वो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करे। लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर किया तो पुलिस पे चढ़ गए, पुलिस को मारना शुरू किया, और ये वो, और वहां से आदेश आए कि आप फायर नहीं करोगे। फायर नहीं कर सकते। और फिर बेचारी हसीना वाजिद ने कहा कि मैं ब्लडशेड नहीं चाहती हूँ, इसलिए वो वहां से आ गई। ओके। ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों का भी जो आंखों पे पर्दा चढ़ गया था, वो अब धीरे धीरे गिरेगा, उतरता जा रहा है। उतरता जा रहा है। हर दिन जिसमें अगजनी, केओस और एनार्की लोग देखते हैं, तो वो भी परेशान होकर नॉर्मेलिसी की तरफ जाना चाहेंगे। एक सवाल बख्शी साहब, बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे हैं कि दरअसल ये एक रिजर्वेशन, एक सरकारी प्रणाली थी, उससे नाराज होकर छात्री आंदोलन कर रहे थे। फिर पूरा तख्ता पलट होता है, लेकिन उसके बाद वे हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया गया? उनका क्या कसूर था? जब सरकार से नाराजगी थी, शेख हसीना से आपकी नाराजगी थी, लेकिन उन हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा था, जिनके मंदिर तोड़े गए, जिनकी महिलाओं के रेप किए गए, जो उस माइनॉरिटी को इतना सताया गया कि वहां पर इस समय लोग घरों पे छिपा हुआ है, बच्चों को बचाए हुए लोग छिपे हुए बाहर नहीं निकल रहे, ये हालात पैदा हो गए ऐसे। बड़ी दर्दनाक तस्वीरें वहां से आ रही हैं साहब, बांग्लादेश से। जिस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो 23% होते थे, 7-8% रह गए।
और जो 7-8% है उनको भी अब बाहर धकेलने की कोशिश में लोग लगे। देखिए साहब, दो तरीके हैं। एज आई सी द फ्यूचर, देर आर टू मेजर ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ इंडिया। नंबर एक, कि हम वेट एंड वॉच मोड में रहें, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। क्या ये सरकार जिस तरह से ये जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर कर पाएगी, रूल ऑफ लॉ ऑर्डर रिस्टोर कर पाएगी, अपने सिटीजन्स की जान माल को बचा पाएगी? मुझे नहीं लग रहा। पुलिस डिमोरलाइज्ड, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि ये पुलिस के पास 7.62 राइफल्स क्यों थी? मतलब वो चाहते हैं कि पुलिस नंगे हाथ भीड़ से मुकाबला करे, डील इनको डील करे। ठीक है। पाकिस्तान, वो बांग्लादेश की फौज तो साहब, वो उनके जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हैं, लोग आके फूल दे रहे हैं, वो पूरा तियानमेन स्क्वायर रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वी आर नॉट विद हसीना वाजिद, वी आर विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश। तो वो तो फायर खोलने से रहे, अब उन पे अटैक शुरू हो गए हैं। हजूरे वाला, अब बांग्लादेश की फौज पे आज के अखबार में आप खोल लें, आपको पता चलेगा उन्होंने अटैक किए हैं, उनको फायर खोलना पड़ा, एक अफसर और 3 जेसीओं को घायल किया है। तो साहब अब आप ट्रेलर देख रहे हैं, आगे आगे होता है क्या। वही जो बात आपने पहले कही थी कि जिस जिस जिन्न को आप बाहर निकाल रहे हैं उसको अंदर करना फिर बोतल में डालना बहुत मुश्किल बहुत होता है, मुश्किल बहुत ताकत लगती है। और ताकत आप इस्तेमाल करने को तैयार नहीं। आप दिखाना चाहते हैं हम तो गंगा जल में धुले तुलसी के पत्ते हैं साहब, हैं? हम थोड़ी ना अपने लोगों पे हथियार उठाएंगे। तो फिर नहीं उठाएंगे तो साहब फिर अराजकता एज अ नॉर्मल कोर्स वहां पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और 3-4 महीने आप देखें इस अराजकता के, बांग्लादेश की जनता ही त्राहिमाम करना शुरू करेगी। ठीक है साहब। तो एक ये है कि जब लोगों को अकल आ जाए, वो खुद समझ जाएं कि क्या है, कैसा हमारा बेवकूफ बनाया गया है, और वो खुद तख्ता पलट करें, वो खुद नई सरकार अगली इलेक्शन में अवामी लीग को वापस लाएं, या जैसा भी कुछ हो। ये भी पॉसिबल है कि इतना गदर देखकर तो लोग चाहेंगे कि साहब ये गदर खत्म हो। ठीक है। क्या आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होल्ड करेंगे बांग्लादेश में? नंबर एक। दूसरा, कई लोगों का विचार है, एंड टू सम एक्सटेंट आई एम इंक्लाइन, साहब हमने भरसक कोशिश कर ली बांग्लादेश से दोस्ती की, ठीक है साहब। और जब तक थी हसीना वाजे तो तकरीबन ठीक थे। हमने भी कई चीजों पे खून का घूंट पी के रखा था। उनके जमाने में भी जमायत इस्लामी बीच बीच में तंग करती थी हिंदुओं को, और कई जगह छेड़खानी और नीडलिंग करती थी, हालांकि काफी कम कर दी थी उन्होंने। ठीक है। अगर अब ये आमादा हैं साहब, ये मोहम्मद यूनुस साहब की सरकार में, कि साहब हम तो इंडिया को सॉर्ट आउट करेंगे, तो फिर हमको भी अब होना चाहिए कि दुश्मनी है तो साहब दुश्मनी हम भी निभाएंगे। अगर आप इतने करोड़ हिंदू भारत के ऊपर थोपेंगे, भारत में धकेलेंगे, तो साहब फिर आपको देना होगा एक पीस ऑफ टेरिटरी। और वो जो देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है ना, वो जो जी, वो रंगपुर वगैरह का जो ऐसा एक स्क्वायर जो स्क्वायर, निकलता है, हाँ, थंब, थम का। भारत के टेरिटरी के अंदर, कि वो खाली कर दीजिए साहब, वहां पे हम हिंदू बसाएंगे जो आप निकाल रहे हैं। ठीक है। और हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर का खतरा भी ठीक हो जाएगा। और आप समझते हैं कि भारत की फौज ये नहीं कर सकती है? क्या कर लेगी बांग्लादेश की फौज? अगर ऐसी ही बात है, अगर बांग्लादेश की फौज भी अब दुश्मनाई पे आ गई है, ठीक है, तो फिर दुश्मनाई सही। मतलब बांग्लादेश को नुकसान होगा साहब अगर वो सोचते हैं कि हमको अमेरिका और चीन का सपोर्ट है तो सपोर्ट साहब मिल जाएगा। भारतवर्ष कुछ भी नहीं कर सकता। माफ कीजिए, अगर इफ पुश कम्स टू शव, तकलीफ आपके लिए भी 3 तरफ से आप भारत से घिरे हैं। यू हैव टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, यू हैव नो चॉइस, नॉट डू वी हैव एनी चॉइस, वी ट्राई टू हैव गुड रिलेशन। लेकिन अगर आप दुश्मनाई पे आ जाओ कि साहब हमने तो दुश्मनी करनी है, हमने तो आपको जितना तंग कर सकते हैं करना है, अपनी प्रॉब्लम्स आपके सर थोपनी है, आपकी इकोनॉमी को धक्का लगाना है, ये सारे वहां पुश कर देंगे, हिंदू आउट करेंगे जो 8% रह गए बांग्लादेश के अंदर, मार काट उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे। ठीक है साहब, फिर हमारे पास भी कोई चारा नहीं छोड़ेंगे आप। इफ यू कांट प्रोटेक्ट योर माइनॉरिटीज, देन यू आर seriously failing as a government. You are failing to maintain law and order in your country.
फेलिंग टू प्रोटेक्ट योर माइनॉरिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट। ये फिर कैसी स्टेट है साहब? बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब, 84 वर्ष के हैं। अब वो तो तलवार लेके मुझे नहीं दिखते जाते हुए वहां पे पीस एंड क्वाइट लाते हुए, ट्रैंक्विलिटी लाते हुए। वो तो आपकी फौज और पुलिस ने करनी है। फौज तो हाथ धो के बैठ गई है, ठीक है, और पुलिस तो बिल्कुल डिमोरलाइज्ड है। वो तो अब कहते हैं साहब हमको नहीं रहना पुलिस में, ये तो मारेंगे हमको, और ये सरकार आदेश नहीं देगी, ठीक है साहब। अब वहां पे जब तक बड़ा कत्लो गारत नहीं होता, आप लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर नहीं कर सकते। एक और सवाल सर, कहा जा रहा है कि सलमान खुर्शीद जैसे लीडर ये बयान देते हैं कि भारत में भी जो है ऐसी स्थिति हो जाएगी। और मुझे याद है आप एक टीवी चैनल के पैनल पे भी आप मौजूद थे, वहां पे कुछ लेफ्टिस्ट लीडर भी मौजूद थे उस पैनल में, आपसे चर्चा कर रहे थे, आपसे बहस कर रहे थे। उस दौरान वो लीडर्स भी यही बात कर रहे थे कि आप भी इंडिया में भी ये पॉसिबल है, हो सकता है तख्ता पलट। मैंने कई लोगों को उम्मीद है जिनके लिंक्स हैं बाहर की ताकतों के साथ, हॉस्टाइल इनमिकल पावर्स के साथ, हैं, जो कोई जयचंदों की कमी है इस मुल्क में, मीर जाफरों की कमी है इस मुल्क में। ये तो एक गद्दार जीन हमारे अंदर है। वो हमेशा जो बाहर से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसके साथ भी मिल गए थे। क्या आपको याद है आपको कि जब सिराजुद्दौला की लड़ाई हुई थी लॉर्ड क्लाइव से, तो एंड टाइम पे पलटी मार के मीर जाफर जाके उनसे मिल गया था। कोई लड़ाई हुई ही नहीं साहब, ठीक है। और जब लॉर्ड क्लाइव कलकत्ता की सड़कों में घूम रहा था, तब मीर जाफर के चमचों ने वहां पे कहते हैं कोई 100 मन गुलाब की पंखड़ियां छिड़की। अगर 100 मन पत्थर मार दिए होते तो ब्रितानवी सरकार यहाँ नहीं आई, कॉलोनाइज नहीं हुआ होता इंडिया। तो ये भी देखिए साहब, हमारी तो ये फितरत रही है हमारे कुछ तबकों की। तो वो बड़ा उम्मीद में बैठे हैं, लगाए बैठे हैं कि इलेक्शन से तो हम नहीं जीत सकते साहब। तो हम तो, इलेक्शन क्या चीज है? अगर बांग्लादेश में हो सकता है तो वो सोच रहे हैं कि यहाँ भी करा रहे हैं। इसीलिए मैंने पहल कहा था कि द वार्निंग इज टू इंडिया। ये बाहरी ताकतों की वार्निंग है कि हम जो तख्ता पलट बांग्लादेश में करा सकते हैं लीगली इलेक्टेड सरकार के खिलाफ, वो आपके खिलाफ भी करा सकते हैं। ये तो एक धमकी है ना, धमकी है। अब वो कर पाएंगे या नहीं ये दूसरा सवाल है। इन्होंने ट्राई किया था इस इलेक्शन के टाइम पे, जो चैटबॉट की जो एआई कंपनी है, उसने कहा है कि साहब शरेआम आपकी इलेक्शन में हस्तक्षेप हुआ है। अगर आपने यूट्यूब का कंटेंट देखा है हमारी इलेक्शन के दौरान, कितनी सारी नई चैनल्स आ गई थी, लाखों व्यूज हर रोज, मिलियंस व्यूज जाते थे। लोग ऐसे ऐसे करके बता रहे थे, हाँ अब तो गई बीजेपी, अब तो गई बीजेपी। बीजेपी को देखिए, भारत इज अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। मैं समझता हूं जो वर्डिक्ट जनता जनार्दन ने दिया इज वेरी फेयर एंड वेरी गुड। द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। तीसरी टर्म के लिए वो ले आए मोदी जी को वापस, बट विद अ रिड्यूस्ड मेजॉरिटी। कि भारत में भी एक सोच थी लोगों में कि भाई बहुत ज्यादा पावर एक जगह नहीं देनी चाहिए, ठीक है, और उन्होंने कर दिया परफेक्ट सोल्यूशन। नहीं, आपकी गवर्नेंस अच्छी है, आप आइए फिर गवर्न करिए, लेकिन थोड़ा सा चेक लोग रखना चाहते हैं। मजबूत विपक्ष भी देश को, मजबूत विपक्ष भी एक रिक्वायरमेंट है ऑपोजिशन की। परफेक्ट डेमोक्रेटिक सोल्यूशन। हमारी डेमोक्रेसी साहब अमेरिका की डेमोक्रेसी से ज्यादा अच्छी। क्या हो रहा है अमेरिका में, जरा अपने गरिबान में भी झांक लें। गोली मारी दी जा रही है। अरे साहब, प्रेसिडेंट के खिलाफ केस, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है साहब, उसको तो मतलब हाथ पैर बांध रहे हैं आप। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम तो बाद में कीजिए, आप हाथ पैर बांध रहे हैं। फिर उससे भी जब आप नहीं उसको केसों में फंसा पाए, जेल में नहीं भेज पाए, कि इसका तो इलेक्शन कैंपेन ही खत्म कर दो जेल भेज के, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं हसीना वाजिद पे, वही आप कर रहे, ठीक है। उसके बाद तो उसको असैसिनेट कर दो, मार डालो जान से। ये है डेमोक्रेसी। आई एम जस्ट आस्किंग यू, जो दुनिया बाहर से देख रही है, और वो देश दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, मानवाधिकार का पाठ पढ़ाता है, दुनिया को पर उपदेश कुशल बहुत तेरे।
जरा अपने गिरबान में अपनी इलेक्शन पे झांक लीजिए ना साहब। आपके पूर्व प्रेसिडेंट ने कहा है कि यहां धांधली हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि ये धांधली हुई, धांधली हुई। लोग सड़कों पे निकल आए थे, और आप हमको सिखा रहे हैं कि डेमोक्रेसी कैसे होनी चाहिए साहब। भी तो बड़ी अजीब बात है, बहुत ही दर्द होता है। दूसरा साहब, अमेरिकन कह रहे हैं, एक रिपब्लिकन ने, मेरे ख्याल उम्मीद हमें भी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें भी उम्मीद करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आए, रिपब्लिकन वापस आए। एक रिपब्लिकन सेनेटर ने वो बिल डाला है सेनेट में कि अमेरिका भारत को मोस्ट ट्रस्टेड नॉन नेटो एलाई का दर्जा दे, जो हथियार भारत को चाहिए वो दे, जो एड भारत को चाहिए वो दे, ताकि वो चीन के खिलाफ खड़ा हो सके, लड़ सके। ठीक है साहब, ये एक तबका है सोच। डेमोक्रेसी का फायदा यही है कि एक ही विचारधारा नहीं होती, नहीं हो। टोटलिटेरियन स्टेट नहीं है, तो एक वो भी विचारधारा है वहां पे, और ये एक ये आपकी डेमोक्रेट्स की विचारधारा है। अब जो बाइडन तो सटिया गए हैं, अब वो तो उन्होंने ऐलाने जंग कर दिया है भारत के खिलाफ कि तुमने जाके रूस के पुतिन को जफ्फी क्यों मारी। अब साहब, जफ्फी की इजाजत आपसे लेनी पड़ेगी, नंबर एक। नंबर दो, रूस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड। जब हमको जरूरत पड़ी, और 71 की लड़ाई, अब मैं था उस जंग में साहब, हमने देखा है कि उन्होंने बोला साहब जो हथियार चाहिए बोलो, हम सब्सिडाइज कॉस्ट पे देंगे। वो कह रहे थे ये तुपोलेव जेट बॉम्बर ले लो, तो उस वक्त नहीं नहीं साहब, हम नहीं दिखाना चाहते कि हम आक्रामक देश है, जेट बॉम्बर नहीं चाहिए, फाइटर दे दीजिए। और फिर जब छम के ऊपर भारी हमला हुआ पाकिस्तान का, हमारे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे उनसे बम गिराना पड़ा, ले लेते ना वो जो देख रहे थे। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने हर मदद की। जब अमेरिका ने अपना जंगी भेड़ा भेजा, देखा कि पाकिस्तान तो पिट गया, धुल गया लड़ाई में, तो 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में भेजा था, याद है? जी। ठीक है साहब। और यूएसएस एंटरप्राइज न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, वो वहां पे बे ऑफ बंगाल में हमको धमकाने आ रहा था और पाकिस्तान की मदद करने के लिए आ रहा था। ठीक है, तब तब कौन हमारी मदद पे आया था? रूस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स का बेड़ा वहां भेजा, बे ऑफ बंगाल में व्लादिवोस्टॉक से वो आया, और जो अमेरिकन फ्लीट थी उसके पास वो सबमरीन बाहर निकल के खड़ी हुई, और जो रूसी कमांडर था उसका, उसने अपनी टोपी ऐसे करके मैंने तुमको बता दिया मैं भी यहाँ हूं, मत समझना तुम जो मर्जी चाहो वो कर लोगे, मैं भी इधर हूँ। जहाज आज डूब जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर आपका। ठीक है, तो तब वो ठंडे पड़ गए और उनको समझ आ गया कि साहब अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और इन एनी केस तब तक हम ढाका पहुंच चुके, खलास, इट वाज ऑल ओवर। हम फिर से खलास कर सकते हैं साहब, ऐसी क्या बात। अब तो हमारी फौजी ताकत बढ़ी ही है ना, हम फिर से खलास कर सकते हैं। हमें मजबूर मत करिए, हमारे सर पे मत चढ़िए। अपना देश आपका है, जैसे आप करना चाहते हैं करिए। आपको अगर जिहादी गदर चाहिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, शांति, पीस नहीं चाहिए, दैट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, बट यू कैनॉट एक्सपोर्ट योर प्रॉब्लम ऑन टू इंडिया। ठीक है, वो आप हिंदुओं के साथ प्रताड़ित करेंगे, बांग्लादेश का वो ईस्ट पाकिस्तान का किस्सा रिपीट करेंगे जो पाकिस्तान ने किया था, तब भी उसने 10 करोड़ हिंदू तकरीबन उठा के यहां भेज दिए थे। ठीक है, यहां फोर्स आउट किए थे, और अपनी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम बना दी। आप अपनी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम बनाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपको ही प्रॉब्लम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बख्शी साहब, इतना विस्तार से बांग्लादेश के हर पहलू पर कहां से किस तरह से ये एक आंदोलन छात्रों का और किस तरह से तख्ता पलट की एक कहानी बनती है, एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई इस तख्ता पलट की। कौन कौन इस स्क्रिप्ट को लिखने वाला था, बख्शी साहब ने बताया। कौन कौन सी बाहरी ताकतें इसमें इन्वॉल्व थी, और ये क्यों भारत के लिए भी एक बड़ा यहां पर एक साइन, एक भारत को भी एक यहां पर चुनौती यहां पर दी जा रही है। और वो किस तरह से चुनौती दी जा रही है, वो दुनिया भर के इन तमाम तख्ता पलटों की जो ये कहानी, और इस कहानी का रचयिता कौन है, वो जो पूरी दुनिया को अपने आप को लोकतंत्र का मसीहा बताता है, कभी वो मानवाधिकार का मसीहा बताता है, ऐसा देश जो इन सब हरकतों के पीछे जिसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, उस अमेरिका
और वहां पर जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर जो कुछ किया, उसमें किस तरह से उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट यहां पर दिखाई, यह भारत को सोचना होगा, भारत को समझना होगा और इसी हिसाब से अपनी रणनीति भी आगे की तय करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बख्शी। थैंक यू।